नमस्कार दोस्तों, इस YouTube वीडियो और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टॉप 20 MCQ के बारे में जो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है और सभी एग्ज़ाम को कवर भी करेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले MCQ के बारे में। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किन संसाधन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं जो भविष्य में रिजर्व के तौर पर रखा जाता है, यानी उसे प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, यानी उसे रिजर्व के तौर पर रखा गया है, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम पोटेंशियल रिसोर्स के नाम पर जानते हैं। चलिए इसके यूरेनियम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। यूरेनियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कजाकिस्तान में किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और झारखंड के जादूगोड़ा के क्षेत्र में यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए आगे के MCQ के बारे में जानते हैं। नंबर 2 MCQ के बारे में, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी ब्राज़ील देश से अमेजन नदी बहती है। चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं अमेजोन के बारे में और कुछ नदियों के बारे में। तो अमेजोन नदी जो अमेजोन से बहती है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और विश्व में सबसे ज़्यादा पानी इसी नदी से बहती है। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजोन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे जल प्रवाह करने वाली नदी है। और नहरों का देश को हम पाकिस्तान को कहा जाता है और नदियों को देश को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का एक लिस्ट बनाया जाता है, उसे हम रेड डाटा के नाम से जानते हैं। इसे हम IUCN के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से हम जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ये 5 अक्टूबर 1948 में एस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसलिए किया गया था जितने भी विलुप्त प्रजातियां हैं उनके लिस्ट तैयार किया जाता है और आने वाले इन प्रजातियों को खतरों के बारे में कई देशों को आगाह किया जाता है कि ये प्रजाति विलुप्त के कगार पर, इन्हें बचाने के लिए भी एक फ्यूचर में इन प्रजातियों को बचाने के लिए यह लिस्ट तैयार करती है। जो भी विलुप्त जिनकी संख्या कम हो रही है, यही संस्था देख रेख करती है। तो चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो जमे हुए भोजन की खोज क्लैरेंस बर्ड्सआई ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जमे हुए भोजन क्या है? एक वसा है, ठीक है। तो चलिए आगे 5th नंबर क्वेश्चन में, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो सूर्य से आने वाली किरणों से हमें त्वचा रोग होती है, यानी स्किन कैंसर होती है। इसका आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी धारा 356 का यूज करके राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक रूप से आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो चलिए कुछ और इससे डिटेल्स में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है धारा 360 यानी आर्टिकल 360 के तहत है। और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो आप जान गए होंगे धारा 356 के बारे में, धारा 360 के बारे में। तो चलिए आगे के 7वां क्वेश्चन में, तो किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, यानी बी होगा इसका आंसर। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे और सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फार्म ने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती है? तो इसका आंसर होगा ए होगा, माफ कीजिएगा।
इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में सिराको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, तो किसका अग्रणी थे? बारदोली सत्याग्रह। देखिए बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था और इसके नेतृत्व यानी अग्रणी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे थे और बारदोली के आंदोलन का अग्रणी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे है, यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम। तो इसका आंसर होगा क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम था और वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष है। तो आप जान गए होंगे, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा किताब उल हिंद, यानी इसका ए होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग फिर चलते हैं। बल की प्रबलता प्राय इसके से मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? परिमाण से मापी जाती है। तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन होती है, यानी इसका आंसर डी परिमाण याद कर लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए ये जनरली फैक्ट्रियों से निकलती है और ये बहुत जहरीली गैस होती है और इसके संपर्क होने से आदमियों की मौत तक भी हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं करती है, यानी इसमें तो गर्मी नहीं होती है। जो फॉसिल फ्यूल्स होती है उन्हीं से कार्बन उनकी टेम्परेचर बढ़ती है, उन्हीं के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, इनके संपर्क होने से आदमी की मौत हो जाती है और इनके संपर्क होने से भी आग भी लग जाती है। आप जानते होंगे कि कोयले के खदानों में जब कार्बन मोनोऑक्साइड यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसे आग लग जाती है। ये देखिए कितना खतरनाक गैस होती है। और फॉसिल फ्यूल्स जो होती है वो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एक हाई टेम्परेचर गैस निकलती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, समझिए कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस के लिए। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कई स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं कि वे विचलित हो जाते हैं, इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि ग्रीन हाउस के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1937 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। कहाँ प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा सी, यानी फैजपुर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रेड का एक आवरण होता है, यानी कोट ऑफ स्पाइंस होता है, जो अपने बचाने के लिए। आप इस पिक्चर से पता लगा सकते हैं इस जानवर का नाम क्या है। तो आप नहीं जानते होंगे तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, शाही। इसको इंग्लिश में हम पोर्क्यूपाइन के नाम से जानते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है, तो इसका नाम क्या कहते हैं? तो इसका नाम गर्तिका कहते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। गर्तिका का दूसरा नाम येलो स्पॉट होता है। देखिए येलो स्पॉट यहाँ पर इस जगह पर पीला वाला है, जहाँ पर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा दृष्टि होती है, समझे, वहाँ पर रेटिना का चित्र सबसे ज़्यादा बनता है, येलो स्पॉट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पारुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अब इस खेल के बारे में जानते होंगे कि कौन सा खेल है, और इनका नाम पारुपल्ली है, कश्यप है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये
बैडमिंटन खेलते थे, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समरूप गुणसूत्र क्या है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी जो डैश डैश को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर होगा आँख, यानी सी। ये प्रभावित करती है, यानी आपका 3 फोकल पॉइंट बन जाती है, जिसके कारण हम लोग 3 धुंधले नजर इमेज मिलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में। सभी अक्रिय गैस डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं, एक परमाणु होते हैं, एक परमाणु, यानी सी आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले हम लोग मज़ेदार टॉपिक के बारे में आएंगे। तो तब तक के लिए बाय। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।